नमस्कार, मैं धर्मवीर पारासर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद डी पारासर। हमारा ये यूट्यूब चैनल भारतीय संविधान और राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित है। इसके लिए आप चाहे देश में कोई सी भी परीक्षा दे रहे हो, आईएएस, किसी भी स्टेट का पीसीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ, स्कूल लेक्चरर, सब इंस्पेक्टर, कोई सा भी एग्जाम देश का, अगर आप राजनीति विज्ञान और संविधान से संबंधित सवालों को सही करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को नियमित रूप से देखें और इसे सब्सक्राइब करें। लास्ट जो क्लास थी उसमें आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों को पढ़ा दिया गया था। एक जनरल इन्फॉर्मेशन दोनों के बारे में दे दी गई थी। आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा और राज्यसभा की तुलना। कुछ 1 मिनट के लिए मैं सवाल पूछ लेता हूँ आपको फॉरम में लेने के लिए, फिर इस टॉपिक पर हम आगे बढ़ेंगे। संसद के कितने भाग या कितने अंग होते हैं? स्पीड से आंसर दो, सिर्फ 1 मिनट। ओके, कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है। संसद का उच्च सदन या द्वितीयक सदन कौन सा कहलाता है? राज्यसभा संसद का द्वितीयक सदन या उच्च सदन कहलाता है। लोकसभा को कौन से अन्य उपनामों से जाना जाता है? निम्न सदन, लोकप्रिय सदन और प्राथमिक सदन। प्राथमिक सदन समझ गए? लोकसभा। राज्य अस्थायी सदन, अच्छा अस्थायी सदन, ठीक है, चलो ऐसा बोल सकते हो। राज्यसभा अस्थायी और लोकसभा अस्थायी। राज्यसभा के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? 80। आराम से, धीरे धीरे बोलो यार। अगर कोई सवाल थोड़ा बहुत आता है तो इसका मतलब ये है कि पूरी जान झोंक दोगे उस पर और एक टेरर क्रिएट कर दोगे अगल बगल वालों में। हाँ भाई, होशियार आदमी बैठा है हमारे बगल में, ठीक है। स्लो बोलोगे तो मैं जब भी समझ जाऊंगा। लोकसभा के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? 81। ठीक है। राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, लेकिन वो स्थायी सदन है, लेकिन प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, अनिश्चित। उत्तर क्या आएगा? 5 वर्ष। अनिश्चित कभी मत करना, एग्जामिनर जब जब भी ये सवाल देगा इसी फॉर्म में देगा, समझ गए? चलिए ठीक है। किसी राज्य की लोकसभा में और राज्यसभा में कितनी संख्या होगी? किसी राज्य में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की कितनी संख्या होगी, इसका आधार क्या है? उस राज्य की जनसंख्या। उस राज्य की जनसंख्या। तो उस राज्य की जनसंख्या कौन से सन की जनगणना पर आधारित? 1971 की जनगणना पर आधारित। और कब तक ये डेटा अपरिवर्तित रहेगा? 2026 तक रहेगा। ठीक है भाई। अब मान लो लोकसभा का इलेक्शन हुआ। लोकसभा के इलेक्शन के बाद लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को शपथ का प्रावधान, मैं जिससे पूछूं वही बताएगा। पहली दोनों लड़कियां बताओ, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ है, किस अनुच्छेद में है, कौन दिलाता है? बताइए। हाँ, दोनों में इसको इसी बता दो, दोनों की मान लूंगा। करेक्ट, बहुत अच्छा आंसर। अनुच्छेद 99 के अनुसार संसद सदस्य राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो लोकसभा के चुनाव के बाद राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? प्रोटेम स्पीकर। कौन होता है प्रोटेम स्पीकर? लोकसभा का वरिष्ठ सांसद। वरिष्ठ सांसद का मतलब ये जो सबसे अधिक बार लोकसभा में चुनाव जीत के गया है उसको प्रोटेम स्पीकर के रूप में राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। फिर ये प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? अन्य सभी सांसदों को शपथ दिलाएगा। फिर ये शपथ लिए हुए सांसद अपने में से 2 लोगों का निर्वाचन करेंगे। एक को तो लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर बना देंगे और दूसरे को उपाध्यक्ष बना देंगे। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का पद क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर लोकसभा अपनी कार्रवाई स्टार्ट करेगी। ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 64 के अनुसार। क्या राज्यसभा का सभापति अपने सदन का सदस्य होता है? नहीं होता है। क्या राज्यसभा का सभापति अपने पद की शपथ ग्रहण करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति। कृपया बताएगी इनमें से कौन सा ऐसा पदाधिकारी है जो अपने पद की शपथ ग्रहण करता है? चारों में से कौन सा अपने पद की शपथ ग्रहण करता है? हाँ भाई, तुम बताओ। करिश्मा, क्या नाम है? करिश्मा, करीना है? करीना है। चलो ठीक, करीना बताएगी भाई कौन सा पदाधिकारी अपने पद की शपथ ग्रहण करता है? अरे 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 अरे, नहीं 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 नहीं, कोई भी नहीं करता। बिल्कुल, सवाल ऐसे कैसे पेपर में आएगा, ऐसे कैसे जवाब देना है। कोई सा भी पदाधिकारी अपने पद की शपथ ग्रहण नहीं करता, क्योंकि सांसद के रूप में ये पहले ही शपथ ले चुके होते हैं। और जो राज्यसभा का सभापति है वो तो उपराष्ट्रपति होता है, वो तो उपराष्ट्रपति के रूप में पहले ही शपथ ले चुका होता है। ठीक है।
तो ये एक सिंपल इन्फॉर्मेशन, एक तुम्हें थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए, हालांकि पूरी भी हमने नहीं पूछी, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। और अब इसके बाद हमारा आज का टॉपिक है लोकसभा और राज्यसभा दोनों की तुलना। तो दोनों की तुलना में हम 3 बिंदुओं के आधार पर तुलना करेंगे कि कुछ बिंदु तो ऐसे हैं या कुछ तथ्य ऐसे हैं जहाँ पर ये दोनों समान हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर लोकसभा प्रभावी स्थिति में है और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर राज्यसभा प्रभावी स्थिति में है। तो जहाँ पर ये समान है सबसे पहले उन पर बात कर लेते हैं। आपको पता है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद भाग लेते हैं कि नहीं लेते? लेते हैं। निर्वाचित भाग लेते हैं या कुल भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के में हमेशा ध्यान रखना निर्वाचित सांसद भाग लेगा, उपराष्ट्रपति के में हमेशा ध्यान रखना कुल सांसद भाग लेगा। कुल का मतलब क्या है? निर्वाचित के साथ साथ मनोनीत भी आ जाएंगे तो वो कुल हो जाएगा। और एग्जामिनर जब जब भी ये सवाल पूछता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो वो 2 ऑप्शन हमेशा एक जैसे डालेगा। एक ऑप्शन पे तो लिखा होगा निर्वाचित और एक ऑप्शन पे लिखा होगा कुल सांसद। समझ गए? तो निर्वाचित शब्द जहां आ जाए तो वो किसके चुनाव में भाग लिया जा रहा है? राष्ट्रपति। और कुल जहां आ जाए वो, तो तुम इतना तो जानते हैं, मैंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को तुम्हें पढ़ाया है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में भाग लेते हैं कि नहीं लेते? लेते हैं। तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में समानता आएगी कि नहीं आएगी? राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों के सांसद भाग लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया मैंने आपको पढ़ाई है, कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत है। तो महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव जब पारित होता है तो वो संसद के दोनों सदनों से पारित होता है या नहीं होता? होता है। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया में भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों समान है या नहीं है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में समान है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में समान है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया में भी समान है। ये सवाल के जवाब आप इसलिए दे सकते हो क्योंकि पहले आप पढ़ चुके हो। अगर आप पहले पढ़ चुके हो तो इन सवालों के जवाब खोजना आसानी होगी कि नहीं होगी? होगी। ठीक है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? क्या है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले कौन से सदन में आएगा? राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा के विशेष बहुमत से पारित होगा और लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित होगा। राज्यसभा के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव जिससे लोकसभा सहमत है उससे उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यद्यपि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पहली बार राज्यसभा में आएगा क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति है, ठीक है, लेकिन फिर भी पद से हटाने के लिए वो प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? भले ही राज्यसभा का विशेष बहुमत हो और लोकसभा का साधारण बहुमत हो, लेकिन फिर भी पारित होने के लिए दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है या नहीं है? है। तो वहां पे भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों समान हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है। इसके अलावा मैंने विधेयक पढ़ाए हैं कल आपको, शायद कल की क्लास थी और इसमें आ जाएगी दोबारा। विधेयकों में साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ये विधेयक प्रथमतः लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही प्रथमतः प्रस्तुत हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? कौन सा नहीं हो सकता? वित्त की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक की बात कर रहा हूं। इन दोनों विधेयकों को पारित करने के संबंध में और प्रथमतः प्रस्तुत करने के संबंध में दोनों सदन दोनों में प्रस्तुत हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ठीक है। दोनों से पारित होना भी जरूरी है कि नहीं है? पारित तो तीनों प्रकार के विधेयकों का ही जरूरी है, लेकिन अगर राज्यसभा वित्त विधेयकों को अस्वीकृत भी हो जाए तो वो उसी फॉर्म में पारित मान लिए जाएंगे जिस फॉर्म में लोकसभा ने उनको भेजा है। ठीक है। तो साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में दोनों सदनों में समानता है क्योंकि ये दोनों प्रकार के विधेयक प्रथमतः लोकसभा में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं या राज्यसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है। इसके अलावा अब कुछ बिंदु ऐसे हैं कि भाई वहां लोकसभा ज्यादा प्रभावी है। अब लोकसभा ज्यादा प्रभावी है, उन बिंदुओं पर अपन बात कर लेते हैं। इस टॉपिक पे वही विद्यार्थी बात कर सकता है जो हमारी क्लास को पहले पढ़ चुका है। जो विद्यार्थी नए हैं, नहीं पढ़ चुके हैं, वो आराम से देखें चीज़ों को। जैसे मान लो 75 एक,
हम उन बिंदुओं पे चर्चा कर रहे हैं जिन पे लोकसभा राज्यसभा की तुलना में अधिक प्रभावी स्थिति में होती है। तो जैसे अनुच्छेद 75(1) में क्या प्रावधान है भाई? देश का प्रधानमंत्री होने के लिए उस प्रधानमंत्री के दल को लोकसभा में बहुमत होना अनिवार्य है, भले ही राज्यसभा में बहुमत मत हो। कहां पे बहुमत होना अनिवार्य है? लोकसभा में बहुमत होना अनिवार्य है, भले ही राज्यसभा में बहुमत मत हो उस प्रधानमंत्री के दल का। और अगर उसके दल का बहुमत नहीं है तो वह दल कुछ दलों के साथ मिलकर गठबंधन बना सकता है। तो उसके दल का या उसके गठबंधन का लोकसभा में बहुमत होना अनिवार्य है, भले ही राज्यसभा में बहुमत मत हो। कहने का मतलब क्या है कि लोकसभा में बहुमत हुए बिना कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, राज्यसभा में बहुमत हुए बिना बन सकता है। तो बताओ लोकसभा का इंपॉर्टेंस ज्यादा है कि राज्यसभा का? अनुच्छेद 75(1) सिद्ध करता है कि लोकसभा ज्यादा प्रभावी है, क्यों? प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है। 75(3) बताइए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं होती, क्योंकि लोकसभा ही मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव में भाग लेती है, राज्यसभा नहीं लेती। अगर मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, सरकार गिर जाती है। तो सरकार का अस्तित्व किसके रहमो करम पर निर्भर करेगा? लोकसभा के पे। राज्यसभा के पे करेगा क्या? नहीं करेगा। तो लोकसभा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई कि राज्यसभा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई? तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के। 75(3) ठीक है। तो ये भी लोकसभा को मजबूत बना रहा है। अगले पॉइंट पे और गौर करिए। अविश्वास प्रस्ताव निंदा प्रस्ताव काम रोको प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव प्रथमतः लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रथमतः समझ गए? प्रथमतः या आते ही, मतलब एकमात्र ही मान लो, प्रथमतः ही नहीं। किस में आते हैं? लोकसभा में ही आते हैं, राज्यसभा में नहीं आते। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसका ज़्यादा है भाई? अविश्वास प्रस्ताव तो आप पढ़ चुके 75(3) में। अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव दोनों शुरुआत में किस में आएंगे? शुरुआत में क्या आएंगे ही किस में आएंगे? लोकसभा में। हालांकि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर है। अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में लाने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में लाने के लिए पहले सूचना देना आवश्यक नहीं है। निंदा प्रस्ताव को लाने के लिए पहले सूचना देना आवश्यक है। एक बात, अनुमति की आवश्यकता नहीं है उसमें, अनुमति की, ठीक है। दूसरी बात, अविश्वास प्रस्ताव पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ आएगा। निंदा प्रस्ताव होगा जो एक मंत्री या कुछ मंत्रियों के समूह के खिलाफ भी आएगा। अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो सरकार का त्यागपत्र देना तय है। निंदा प्रस्ताव के पारित होने के बाद त्यागपत्र देना तय नहीं है। डिफरेंस है। आएगा किसमें? लोकसभा में। काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव क्या है कि अगर किसी सार्वजनिक महत्व के बिंदु पर, लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, कोई सार्वजनिक महत्व का बिंदु आ गया जिस पर डिस्कशन होना जरूरी है, तो उस संबंधित तथ्य या बिंदु या विचार या डिस्कशन जो लोकसभा में चल रहा है उसको स्थगित कर दिया जाएगा और सार्वजनिक महत्व के बिंदु पर पहले चर्चा होगी। तो ये स्थगन प्रस्ताव है। इसमें चर्चा जो होगी वो कम से कम 2.5 घंटे की होगी। तो ये प्रस्ताव भी कहाँ पे आएगा? लोकसभा के अंतर्गत आएगा। तो ये ऐसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जहाँ पर लोकसभा राज्यसभा की तुलना में अधिक पावरफुल हो जाती है। ये तो एक सिंपल पॉइंट है। एक मिनट। हाँ भाई, अब बताओ क्या कह रहे हो? इनको मैं डिटेल में अलग से पढ़ाऊंगा। हाँ सुनो मेरी बात,
विश्वास प्रस्ताव और इसमें एक विश्वास प्रस्ताव को सरकार का सत्ता पक्ष लाएगा, अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष लेके आएगा। यहाँ पे एक विश्वास प्रस्ताव और जोड़ लेना, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव, ये सारे लोकसभा में ही आएंगे। और विश्वास प्रस्ताव को तो सत्ता पक्ष लाएगा, ये सिद्ध करने के लिए कि लोकसभा में हमारा बहुमत है। अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष लेके आएगा, ये सिद्ध करने के लिए कि लोकसभा का सरकार का लोकसभा में बहुमत नहीं है। समझ गए? आगे देखो, इसको कैसे हटाते हैं अब यहाँ से, कहीं भी, ये लो जी, ठीक है। राजस्थान का सबसे कम टेक्नोक्रेट ऑनलाइन टीचर मैं हूँ। चलिए आगे देखिए। तो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल कि लोकसभा किन किन बिंदुओं पर अधिक शक्तिशाली है। तो ये तो कुछ आपके अनुच्छेद थे। अब बात कर लेते हैं विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों की क्या स्थिति है। विधेयक के संबंध में यहां गौर करो भाई। आप देखो, हिंदी में जिसको आप विधेयक बोलते हो, उसको इंग्लिश में बिल बोलते हैं, और हिंदी में जिसको आप अधिनियम या कानून बोलते हो, इंग्लिश में उसको एक्ट बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर? तो सुनो, इसका मतलब क्या है कि जिसको हम आम बोलचाल में कानून बोलते हैं ना, संसद ने कानून बना दिया, सरकार ने कानून बना दिया, कानून पारित हो गया, अधिनियम पारित हो गया। अधिनियम या कानून का मसौदा या ड्राफ्ट जब तक संसद में चल रहा होता है, संसद से पारित हो रहा होता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जब तक नहीं होते हैं, तब तक तो वो कहलाता है विधेयक या बिल। और संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो वही अधिनियम या कानून बन जाता है। इंग्लिश में उसको एक्ट बोलते हैं। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने से पहले कानून का मसौदा या ड्राफ्ट क्या कहलाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद विधेयक या बिल क्या बन जाता है? अधिनियम या कानून या एक्ट। तो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, मुद्दा ये है। हाँ जी साहब, विधेयक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला तो आपने पढ़ा साधारण विधेयक, और दूसरा धन व वित्त विधेयक या धन या वित्त विधेयक? व वित्त विधेयक। धन व वित्त विधेयक, इसका मतलब यह है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक अलग अलग है। और तीसरा है भाई आपका संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। अब भाई इनके संबंध में हम स्थितियों की तुलना कर रहे हैं कि लोकसभा राज्यसभा में से कौन सी अधिक शक्तिशाली है। तो सबसे पहले साधारण विधेयक को समझो। साधारण विधेयक प्रथमतः का मतलब शुरुआत में संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रथमतः प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है जी। इसको प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे लोकसभा में आ सकता है, चाहे राज्यसभा में आ सकता है। मान लो किसी भी सदन में आया, उस सदन से पारित होने के बाद जब ये दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन भी मान लो उसको पारित कर देता है, तो फिर ये कहाँ पहुंच जाएगा? राष्ट्रपति के पास। ठीक है जी। मान लो दूसरा सदन इसको पारित नहीं करता है और 3 कंडीशन हो जाएं। दूसरा सदन असहमत हो जाए, मतलब विधेयक को स्वीकार नहीं करे, पारित नहीं करे। दूसरा सदन कुछ सिफारिश करे कि भाई इन चीजों को और जोड़ लो इसमें, और उन सिफारिशों को पहले वाला सदन नहीं माने। तीसरी कंडीशन 6 माह का समय बीत जाए। 6 माह का समय बीत जाए और दूसरा सदन पारित ही नहीं करे। मान लो ये तीनों में से कोई सी भी कंडीशन हो जाए, असहमत कर दे, उस विधेयक के संबंध में कुछ सिफारिश करे जिनको पहले वाला सदन नहीं माने, या 6 माह का समय बीत जाए, तो इसको यह माना जाता है कि संसद के दोनों सदनों में उस विधेयक के संबंध में मतभेद हो गया है। क्या हो गया है?
तो फिर इस मतभेद की स्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत है? 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। उसको कौन बुलाता है? राष्ट्रपति उसको बुलाता है। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर उसकी अध्यक्षता करता है। ये बड़ा सवाल है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन से प्रकार के विधेयकों के संबंध में होता है? साधारण विधेयकों के संबंध में होता है। समझ गए? साधारण विधेयकों के संबंध में होता है। ठीक है। कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? कौन बुलाता है उसको? राष्ट्रपति। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। अब संयुक्त अधिवेशन का मतलब ये है कि एक साथ बैठा लिए जाएंगे एक बड़े हॉल में दोनों सदनों के सांसद। अब उस विधेयक पर डिस्कशन होगा, बहस होगी, फिर उस पर वोटिंग होगा। वोटिंग होगा तो ज़्यादा सदस्य किस में? लोकसभा में कि राज्यसभा में? वहाँ 550 के आसपास है, वहाँ 250 के आसपास है। तो अपनी अधिक सदस्य संख्या के कारण इस संयुक्त अधिवेशन में भी प्रभावी स्थिति में कौन सी रहेगी? लोकसभा रहेगी कि राज्यसभा रहेगी? लोकसभा रहेगी। तो यद्यपि साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, लेकिन अपनी अधिक सदस्य संख्या के कारण उसमें प्रभावी स्थिति में कौन सी रहती है? यहाँ तक बात पकड़ में आ गई? ठीक है। यह संयुक्त अधिवेशन अभी तक कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है भाई। 1961 में किस कानून के लिए? दहेज विरोधी कानून के समय। ठीक है भाई। 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के समय। और 2002 में कोटा कानून बना था उस समय। और एकमात्र सांसद कौन थे जिन्होंने तीनों ही संयुक्त अधिवेशनों में भाग लिया? अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र सांसद जिन्होंने तीनों ही संयुक्त अधिवेशनों में हिस्सा लिया था। ये एक साधारण विधेयक के संबंध में हमने जनरल इन्फॉर्मेशन आपको बताई। अब यहाँ तक आप ये माने कि साधारण विधेयक जब तक संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, तो फिर राष्ट्रपति इसके प्रति क्या व्यवहार करता है, ये समझिए आप। एक मिनट। साधारण विधेयक, हाँ भाई क्या पूछ रहे थे? संयुक्त बैठक में लोकसभा अध्यक्ष के लिए, हाँ, महासचिव। तुमने तो सारे ही एब्सेंट कर दिए थे। कौन से? अच्छा, सभापति क्यों नहीं? ठीक है, उपाध्यक्ष, क्योंकि वो सदन का वही है, वो सदन का नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अगर ये सारे भी चले जाएं ना तो फिर महासचिव की स्थिति बनती है। साधारण विधेयक जब संसद के दोनों सदनों से पारित होता है और उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति इसके साथ क्या व्यवहार करता है? साधारण विधेयक जब संसद के दोनों सदनों से पारित होता है और राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति इसके साथ क्या व्यवहार करता है? यहां पर गौर करिए। जब कोई साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति के पास 2 कंडीशन है। या तो उसको स्वीकृत करता है या अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। वीटो या निषेधाधिकार एक ही बात होती है। हिंदी में निषेधाधिकार बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रख लीजिए कि राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग केवल साधारण विधेयकों के संबंध में करता है। संविधान संशोधन विधेयकों पर वह अनिवार्य रूप से स्वीकृति देगा। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा यह कानून बन गया था कि संविधान संशोधन विधेयकों पर वह अनिवार्य रूप से स्वीकृति देगा। धन व वित्त विधेयकों पर वह अनिवार्य रूप से स्वीकृति देता है। ठीक है। अब वो बचे साधारण विधेयक। साधारण विधेयक ही एकमात्र ऐसे विधेयक हैं जिनके संबंध में वह अपनी वीटो शक्ति या निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो ये सवाल बड़ा सवाल है कि कौन से प्रकार के विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। पहला ऑप्शन साधारण विधेयक, दूसरा ऑप्शन धन व वित्त विधेयक, तीसरा ऑप्शन संविधान संशोधन विधेयक,
फिर सवाल शुरू करेगा, सही उत्तर का चयन करें। पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, केवल पहला, केवल पहला, साधारण विधेयकों के संबंध में। अब राष्ट्रपति की निषेधाधिकार या वीटो शक्ति क्या होती है वो देखिए। जब राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को अनुमति देने से पूर्ण रूप से इनकार कर दे, पूर्ण रूप से इनकार या अस्वीकृत कर दे। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? किसी साधारण विधेयक को अनुमति देने से राष्ट्रपति पूर्ण रूप से इनकार कर सकता है क्या कि अनुमति नहीं दे रहे? जबकि राष्ट्रपति के बारे में तुम ये पढ़े हो कि राष्ट्रपति तो भाई साहब एक ऐसा व्यक्ति है जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, नाम मात्र का प्रशासक है। अब मान लो संसद के द्वारा पारित होकर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचा, तो राष्ट्रपति उसको अनुमति देने से पूर्ण रूप से इनकार या अस्वीकृत कर सकता है क्या? कर सकता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी शक्ति है कि नहीं है? फिर कौन कहता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रशासक है? कि संसद के द्वारा पारित विधेयक को आप दो टूक मना कर रहे हो कि साइन नहीं कर रहे, अनुमति नहीं दे रहे, तो फिर नाम मात्र का कौन कह रहा है उसको? इसलिए राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि भारत के संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि राष्ट्रपति अगर उनका प्रयोग करने लग जाए तो वो तानाशाह बन जाएगा। बीच बीच में कई अनुच्छेद आपको पढ़ाए होंगे राष्ट्रपति के टाइम पे, अनुच्छेद 74 2 पढ़ाया होगा, 53 पढ़ाया होगा, बहुत चीज़ें हैं। नेहरू और राजेंद्र प्रसाद का विवाद भी चला था बहुत तगड़ा। तो यहाँ पे गौर करिए कि वीटो शक्ति या निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति कैसे कैसे करता है कि जब वह किसी साधारण विधेयक को पूर्ण रूप से इनकार कर दे या अस्वीकृत कर दे, तो फिर वो अपनी कौन सी वीटो शक्ति का प्रयोग करेगा? आत्यांतिक या निरपेक्ष वीटो शक्ति। आत्यंतिक, निरपेक्ष या पूर्ण वीटो शक्ति। एग्जामिनर रिवर्स फॉर्म में सवाल पूछेगा कि राष्ट्रपति अपनी आत्यंतिक वीटो शक्ति या निरपेक्ष वीटो शक्ति का प्रयोग किस स्थिति में करता है? जब वह किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजे, जब वह किसी साधारण विधेयक को अनिश्चित काल तक अपने पास पड़ा रहने दे, या जब वह किसी साधारण विधेयक को स्वीकार करने से पूर्ण रूप से इनकार कर दे। कब करता है? पूर्ण रूप से इनकार कर दे या पूर्ण रूप से स्वीकृत कर दे, जब वह अपनी कौन सी वीटो शक्ति का प्रयोग कर रहा है? पूर्ण या आत्यंतिक या निरपेक्ष। समझ गए? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजे। ये लाइन आपने पढ़ी होगी कि जब राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है और अगर वह विधेयक पुनर्विचारित होकर संसद से दोबारा राष्ट्रपति के पास आ जाता है, तो फिर राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए या स्वीकृति देने के लिए या सहमति देने के लिए अनिवार्य रूप से बाध्य है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर यहाँ से आगे जाएगा, वो पूछेगा जब राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है तो उस स्थिति में वह अपनी कौन सी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? साधारण वीटो शक्ति या निलंबनकारी वीटो शक्ति? साधारण वीटो शक्ति या निलंबनकारी वीटो शक्ति? हाँ भाई, जब राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है तो वो कौन सी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? साधारण वीटो शक्ति या निलंबनकारी वीटो शक्ति? हाँ जी। नहीं 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 नहीं, पुनर्विचारित होने के बाद अगर आ गया तो राष्ट्रपति की सारी वीटो शक्ति खत्म हो जाएगी, उसको अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। हाँ भाई, और कोई जिज्ञासा हो रही और नई नई कंडीशन क्रिएट करो, साहब फाड़ दे विधेयक है तो क्या हो गए हैं, ठीक है। इसमें सरल भाषा में इतना जान लीजिए कि अगर पुनर्विचार के लिए भेज दिया और पुनर्विचारित होकर वापस आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है पुनर्विचारित होकर वापस, जो आप आम बोल चाल में बोल देते हो ना, अगर पुनर्विचारित होकर वापस आ गया तो हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, तो यहाँ पुनर्विचारित का मतलब ये है कि संसद दोबारा अपने साधारण बहुमत से पारित करके उस विधेयक को दोबारा पारित करके भेजे। इसको पुनर्विचारित बोलते हैं। कैसे बहुमत से? साधारण बहुमत से दोबारा उस विधेयक को पारित करके भेज देगी तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का अंत हो जाएगा, फिर उसको अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करना पड़ेगा। तो पुनर्विचारित का मतलब है कि दोबारा से साधारण बहुमत से पारित करके संसद ने भेज दिया उसको, ठीक है। चूंकि साधारण बहुमत से भेजने से राष्ट्रपति की वीटो शक्ति समाप्त हो रही है, इसलिए इसको साधारण वीटो शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
भारत के राष्ट्रपति के पास विशेषित वीटो शक्ति नहीं है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। विशेषित वीटो शक्ति उसको बोलते हैं कि संसद जब किसी विधेयक को दोबारा से विशेष बहुमत से पारित करके अगर भेजेगी तब राष्ट्रपति की वीटो शक्ति खत्म होगी। तो भारत में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को खत्म करने के लिए संसद को विशेष बहुमत से भेजने की जरूरत नहीं है, केवल साधारण बहुमत से ही पारित करके भेज देती है, उसी में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति खत्म हो जाएगी और वह हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो भारत में तो साधारण वीटो शक्ति है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है? विशेषित। हाँ जी, हाँ, नहीं नहीं नहीं, पुनर्विचारित होने के बाद तो हस्ताक्षर करेगा ही करेगा, टाइम पीरियड ही नहीं है, इसलिए तो जेबी वीटो का प्रयोग करता है। अब ये तीसरी कंडीशन आ रही है यहाँ पे। हाँ हाँ, नहीं कर, क्यों नहीं कर रहे? पुनर्विचारित के बाद तो सुनो मेरी बात, इस नहीं सुनो ना, आप समझो मेरी बात। वह अनिश्चित काल तक भी अगर अपने पास पड़ा रहने दे रहा है, जैसे मान लो मैं तीसरी कंडीशन और पढ़ा लूं, फिर तुम्हारे सारे सवालों का जवाब आ जाएगा। पहली कंडीशन के पूर्ण रूप से इनकार कर दे, दूसरी कंडीशन के भाई साहब पुनर्विचार के लिए भेज दे, तीसरी कंडीशन भारत के संविधान में ऐसी कोई निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं है जिसके अंतर्गत किसी विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से निर्णय लेना पड़े। चाहे वो हाँ का निर्णय ले या ना का निर्णय ले, कुछ भी निर्णय ले, लेकिन अनिवार्य रूप से निर्णय ले, ऐसी कोई निश्चित समय सीमा का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। समझ गए? तो ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को अनिश्चित काल तक अपने पास पड़ा रहने दे। यह तीसरी कंडीशन है। क्यों अनिश्चित काल तक पड़ा रहने दे सकता है? क्योंकि निश्चित समय सीमा का उल्लेख ही नहीं है। अनिश्चित काल तक राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को जब अपने पास पड़ा रहने देता है तो वह कौन सी वीटो शक्ति का प्रयोग कर रहा है? जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग कर रहा है। इसको यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने उस साधारण विधेयक को अपने पॉकेट में या अपनी जेब में रख लिया है। और ऐसा राष्ट्रपति क्यों कर सकता है? क्योंकि भारत के संविधान में ऐसी कोई निश्चित समय सीमा का उल्लेख ही नहीं है कि तुम्हें 10 दिन में साइन करना पड़ेगा या 20 दिन में निर्णय लेना पड़ेगा, चाहे हाँ का लो चाहे ना का लो, या 1 महीने में लेना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति इसका प्रयोग कर सकता है। ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में, कौन से विधेयक के संबंध में लिया था? डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। अच्छा साहब, अब तुम्हारी कंडीशन बताओ, क्या कह रहे हो? कि आप ये पूछ रहे हैं कि मान लो राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजे और फिर वो पुनर्विचारित होकर उसके पास आ गया, और फिर मान लो वो अनिश्चित काल तक उसको अपने पास पड़ा रहने दे। जैसे ही वो पुनर्विचारित होकर उसके पास आएगा, मतलब संसद दोबारा उसको साधारण बहुमत से पारित करके भेजेगी, उसके साथ ही राष्ट्रपति की वीटो शक्ति खत्म हो जाएगी। अनिश्चित काल तक अपने पास पड़ा रहने देना भी राष्ट्रपति की एक वीटो शक्ति है, उसको जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहते हैं। प्रथम दृष्टया तो वो इसका प्रयोग कर सकता है, लेकिन अगर संसद से दोबारा पारित होकर विधेयक आ गया तो फिर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति खत्म। तो जब वीटो शक्ति खत्म तो केवल कौन सा ऑप्शन बचेगा? इसलिए वो पुनर्विचारित होने के बाद अनिवार्य रूप से उसको स्वीकृत करता है। पॉकेट भी तो वीटो ही है, ये तो चीज ही अलग है। ये तो वो है कि विधेयक जाने के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा और कानून बन जाएगा। बाकी वो 3 प्रकार की वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। बस भाई, पूर्ण रूप से इनकार कर दिया तो आत्यंतिक वीटो या निरपेक्ष वीटो हो गई। पुनर्विचार के लिए भेज दिया और पुनर्विचारित होकर वापस आ गया तो साधारण या निलंबनकारी हो गई। निलंबित कर दिया विधेयक को थोड़े समय के लिए, साधारण बहुमत से पारित हो गई, दोबारा आ गया, मतलब पुनर्विचारित होकर आ गया, साइन करेगा। अनिश्चित काल तक भेज दिया, जेबी वीटो पॉकेट वीटो। अब तुम ये कहना चाह रहे हो कि पुनर्विचारित होकर आ जाए और फिर जेबी वीटो का प्रयोग कर डाले, मतलब डबल वीटो का प्रयोग एक साथ कर डाले। पहले तो पुनर्विचार वाली का कर लिया, फिर पुनर्विचारित होकर आ गया, अब भाई जेबी का कर लिया। नहीं, जेबी वीटो का प्रयोग एक बार ही होगा। वीटो अपने आप में जब दोबारा संसद से पारित हो जाएगा ना, तो राष्ट्रपति की वीटो ही खत्म हो जाएगी, और जब वीटो ही खत्म हो जाएगी तो जेबी वीटो भी तो अपने आप में एक वीटो है, वो भी खत्म हो जाएगी, फिर तो साइन करने पड़ेंगे उसको। ठीक है भाई?
तो फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे थे इन विधेयकों के संबंध में। तो ये 3 प्रकार के विधेयक होते हैं, जिनमें से अभी आपने पढ़ा साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक वो विधेयक होते हैं जिनमें संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, लेकिन अपनी अधिक सदस्य संख्या के कारण कौन जीतता है? लोकसभा जीतती है। हर बार मसला यही होता है कि जब जब भी मैं इस टॉपिक को पकड़ता हूं टाइम खत्म हो जाता है। अब सुनो मेरी बात, मुझे लगता है शायद जल सिंह जी की छुट्टी है। नहीं, मैं छोड़ नहीं रहा तुम्हें, अभी आधा घंटा और चल जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है। सब्जेक्ट पॉलिटी की बजाय इसी टॉपिक को पूरा कर लेते हैं, ये भी पॉलिटिकल ही है, ठीक है, आगे बढ़ाओ। साधारण विधेयक के बाद, और जो जो बोर हो रहे हैं वो शर्म किए बिना जा सकते हैं, अगर मामला भारी पड़ रहा है, अगर जाना चाह रहे हो तो आप जाओ। नीचे किस चीज की क्लास है? इससे बड़ी क्लास थोड़ी है, ठीक है। चलिए आगे देखें। दूसरे प्रकार का विधेयक है धन व वित्त विधेयक। धन व वित्त विधेयक। हाँ भाई सज्जनों, धन व वित्त विधेयक के बारे में जैसा कि मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया भी है, अनुच्छेद 109, 110 और 117, इन 3 को आप ढंग से पकड़ लेना। इसमें तो धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया, इसमें तो एक शब्द आएगा प्रक्रिया, धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया। इसमें धन विधेयक की परिभाषा 110 में, अगर 110 का प्रयोग करेगा या परिभाषा का प्रयोग करेगा तो 110, प्रक्रिया का प्रयोग करेगा तो 109, और 117 में वित्त विधेयक। ठीक है। जब मैं आपको कानून निर्माण की प्रक्रिया पढ़ाऊंगा तो इस विधेयक का डिफरेंस भी 117 में भी 117(1), 117(3 और इनके बीच का अंतर भी बताऊंगा कि 110, 117(1), 117(3 इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। लेकिन अभी चूंकि हम पढ़ रहे हैं लोकसभा राज्यसभा की तुलना, तो अभी अपन थोड़ा जनरल फॉर्म में पढ़ते हैं, हालांकि काफ़ी डेप्थ में भी अपन ले रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा जो मेजर डेप्थ क्रिएट करेंगे वो बाद में करेंगे अगले टॉपिक पर। तो फिलहाल तो आप इतना जान लो कि जब अलग अलग अनुच्छेदों में धन विधेयक और वित्त विधेयक का प्रावधान है तो ये विधेयक भी तो अलग अलग ही हैं। अगर ये एक ही होते तो एक ही अनुच्छेद में होता कि नहीं होता। तो कभी भी धन विधेयक या वित्त विधेयक मत बोलना, धन विधेयक व वित्त विधेयक बोलना। वा का मतलब है दोनों के बीच में अंतर है, ठीक है। धन विधेयक, वित्त विधेयक एक बड़ा टर्म है, इसमें धन विधेयक वाली सारी बातें आती हैं, इसके अलावा साधारण विधेयक वाली बातें भी आती हैं। तो क्या हम इस लाइन को ऐसे बोल सकते हैं, सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं? होते हैं कि नहीं होते? क्योंकि वित्त विधेयक में धन विधेयक वाली भी सारी बातें आएंगी प्लस साधारण विधेयक वाली बातें भी आएंगी। सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वित्त विधेयक का केवल वह पार्ट धन विधेयक जैसा होता है जो धन विधेयक जैसा होता है, बाकी उससे अलावा वाला पार्ट भी है। ये हाँ भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यही आ रही है कि सारी यहाँ में मेरी पढ़ाई हुई, सारी फुल बढ़िया। चलिए आगे देखो। एग्जामिनर जब जब भी सही कथन का चयन आपसे करवाएगा और विधेयक के बारे में वो सवाल पूछेगा, हाँ भाई, अरे आ गई पक्की आ गई, अब चिंता मत कर, इधर देख लो, ठीक है। जब जब भी एग्जामिनर सही कथन का चयन करवाएगा तो वो 2 सेंटेंस आपके सामने रखेगा। सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, एक। दूसरा, सारे वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, लेकिन सारे धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते। कौन सा सही है? पहला वाला ठीक है, ठीक है। तो ये धन व वित्त विधेयक अनिवार्यतः प्रथमतः राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही लोकसभा में प्रस्तुत होते हैं। लोकसभा से पारित होने के बाद जब ये राज्यसभा में जाते हैं तो इनके संबंध में राज्यसभा को नाम मात्र की शक्ति है। वह इन्हें केवल कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन। और इस 14 दिन में अगर राज्यसभा इनके संबंध में अपनी तरफ से कोई सिफारिश करे तो उसको मानना या ना मानना किसके ऊपर निर्भर करेगा? लोकसभा के ऊपर निर्भर करेगा। समझ गए? लोकसभा उनको मान भी सकती है, और अगर लोकसभा नहीं माने तो ये उसी फॉर्म में पारित मान लिए जाएंगे जिस फॉर्म में ये
लोकसभा ने पारित करके भेजे थे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और राष्ट्रपति भी इन विधेयकों पर अनिवार्य रूप से स्वीकृति देगा या स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। यहाँ तक क्लियर। तो कौन से प्रकार के विधेयक है जिनमें राज्यसभा को नाम मात्र की शक्ति प्राप्त है? धनवा वित्त विधेयक। ठीक। कौन से प्रकार के विधेयक है जिनमें संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान है? साधारण बैठक का। ठीक है। कौन से प्रकार के विधेयक है जिनको संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? धनवा वित्त विधेयक। समझ गए? अच्छा, अब आप तीसरे प्रकार का विधेयक देखें, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। हाँ जी। अनुच्छेद 368 के तहत पारित होने वाले विधेयक संविधान संशोधन विधेयक कहलाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये विधेयक प्रथमतः संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकते हैं। ठीक है। तो दो प्रकार के विधेयक प्रथमतः संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकते हैं। कौन कौन से? साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है। कौन से प्रकार के विधेयक ऐसे हैं जो प्रथमतः केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होते हैं? ठीक है। ठीक है। धनुर्वित्त विधेयक प्रथमतः केवल लोकसभा में। संविधान संशोधन प्रथमतः दोनों में से किसी भी सदन में, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इन विधेयकों के बारे में यह नियम है कि यह तभी पारित माने जाएंगे जब दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग पारित कर दिए जाएंगे। अगर एक सदन पारित कर दे और दूसरा सदन अस्वीकृत कर दे या असहमत हो जाए, तब ये विधेयक स्वतः ही रद्द हो जाएंगे। इनके संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। ये कंसेप्ट पकड़ लो। अगर संविधान संशोधन विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाते हैं और दूसरा सदन असहमत हो जाए या पारित नहीं करे, तो ये स्वतः ही रद्द हो जाएंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इनके संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, क्योंकि अगर संयुक्त बैठक होती तो अपनी अधिक सदस्य संख्या के कारण कौन प्रभावी चला जाता? लोकसभा प्रभावी चली जाती। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसलिए कौन से प्रकार के विधेयक हैं जिनमें राज्यसभा को लोकसभा के ठीक बराबर शक्ति प्राप्त है? संविधान संशोधन विधेयक। समझ रहे भाई? सारे समझ गए? ठीक है। अब भारत के संविधान में जो संशोधन होता है वो संसद करती है, और कुछ संशोधनों में जो केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले होते हैं या 7वीं अनुसूची के अनुसार निर्धारित होते हैं, उनमें संसद के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक है। तो भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कितने प्रकार से होती है वो देखिए। हाँ जी साहब, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। कुछ संशोधन तो ऐसे होते हैं जो केंद्र का मतलब है संसद, केंद्र या संसद के साधारण बहुमत से। कैसे बहुमत से? कुछ संशोधन तो ऐसे होते हैं जो केंद्र या संसद के साधारण बहुमत से होते हैं। अब यहाँ पे सुन लीजिए, 2 राज्यों की सीमा, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, उसका नाम बदलना, 2 राज्यों से नया तीसरा राज्य बना देना, किसी राज्य का पूरे का अस्तित्व समाप्त करना, 3 राज्यों से 2 राज्य बना देना, 5 से 4 बना देना, ये कुछ भी इतने बड़े प्रकार के जो परिवर्तन हैं वो केवल संसद केवल अपने साधारण बहुमत से ही कर सकती है। तो सोचो संविधान में केंद्र को कितना मजबूत बनाया गया है। इसलिए भारतीय जो संविधान है ये एकात्मकता प्रधान संघवाद, एकात्मक का मतलब है केंद्र को प्रभुत्व देता हुआ, मजबूत बनाता हुआ संघात्मक व्यवस्था है। क्या है? तो संघात्मक, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन है, लेकिन कैसा संघात्मक है? जिसमें केंद्र को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। ये बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो केंद्र या संसद के विशेष बहुमत से होते हैं। अच्छा, यहाँ 2 शब्द आ रहे हैं, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत। कुछ संशोधन केंद्रीय संसद के साधारण बहुमत से, कुछ संशोधन केंद्रीय संसद के विशेष बहुमत से। साधारण बहुमत किसको कहते हैं? उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का आधे से 1 अधिक। उपस्थित और मतदान में दोनों कंडीशन जाएंगी। उपस्थित
उपस्थित भी हो और मतदान में भाग ले। उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का आधे से एक अधिक, आधे से एक अधिक। कौन सा बहुमत होता है भाई? साधारण। कुल संख्या का आधे से एक अधिक नहीं, उपस्थित सदस्यों का आधे से एक अधिक नहीं, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का आधे से एक अधिक। जैसे मान लो किसी दिन सदन में 400 आदमी उपस्थित हुए लेकिन 360 ने वोट डाला, तो साधारण बहुमत कितने पे पारित होगा? 360 ने वोट डाला, 400 उपस्थित हुए, वोट केवल 360 ने डाला, तो साधारण बहुमत कितने पे पारित होगा? 100। करेक्ट आंसर। उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले तो 360 थे ना भाई, वो तो उपस्थित थे, लेकिन मतदान में भाग लेने वाले 360 थे ना, तो जो 360 मतदान में भाग ले रहे हैं वो उपस्थित भी हैं, तो उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का आधे से एक अधिक, तो मतलब 360 का आधा 180 और एक अधिक 181 पर साधारण बहुमत पारित हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? साधारण बहुमत का मतलब ये होता है उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का आधे से एक अधिक। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? यहां पे सुन लो, 2 कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। कुल संख्या का आधे से एक अधिक, यहां कुल संख्या आ जाएगी। विशेष बहुमत का मतलब है कुल संख्या का आधे से एक अधिक। एक तो यह कंडीशन पूरी करो, प्लस उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 वालों का 2/3। अब यहां पे एक चीज गौर करो, जिसको तुम आम बोलचाल में बोलते हो ना 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया, 2/3 बहुमत से, तो विशेष बहुमत शब्द के साथ 2/3 शब्द जुड़ा हुआ है, ये जानते हो नहीं जानते? साधारण के साथ आधे से एक अधिक और विशेष का नाम आते ही 2/3 लपक के जवान पे आ जाता है। तो यहाँ कंसेप्ट अपना क्लियर कर लो। 2/3 किसका? एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल पूछेगा, किसी प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित करने के लिए क्या शर्त है? ऑप्शन सुन लो। पहला, कुल संख्या का 2/3, कुल संख्या का 2/3 तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का आधे से एक अधिक। दूसरा ऑप्शन, कुल संख्या का आधे से एक अधिक तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3। कुल संख्या तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3। तुम्हारे दिमाग में सही कंसेप्ट आना चाहिए कि जो हम आम बोलचाल में 2/3 2/3 2/3 बोलते हैं, वो 2/3 कुल संख्या का 2/3 नहीं है, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 है और कुल संख्या का आधे से एक अधिक है। ये दोनों कंडीशन जब पूरी होंगी तब वह प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित माना जाएगा। समझ में आ गई? जैसे मान लो किसी प्रस्ताव को, राजस्थान विधानसभा का ही मैं एग्जाम्पल दे के बात करता हूं कि उस सीटों की संख्या कम है, सरल तरीके से गणित कर लोगे, नहीं पता लगे पॉलिटिकल के चक्कर में गणित में ही गोल हो गए, जोड़ बाकी करने में भी जोर पड़ता है ना। तो मैं सरल एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां पर कि मान लो राजस्थान विधानसभा में 200 सीट हैं, ठीक है। किसी दिन 190 विधायक गए और वोट डाला 180 ने। वोट कितनों ने डाला? 180 ने। विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पास करने के लिए, अच्छा 180 ने वोट डाला, 180 ने वोट डाला और पक्ष में 115 लोगों ने वोट डाला। 190 तो विधानसभा में गए, 180 ने वोट डाला, लेकिन 115 ने उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला। तो क्या ये प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित है? क्या विशेष बहुमत की कंडीशन क्या है? कुल संख्या का आधे से एक अधिक और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3। तो कुल संख्या का आधे से एक अधिक, तो कुल संख्या 200, 200 का आधा कितना होता है? 100, उससे एक अधिक मतलब 101 तो होनी चाहिए, तो वहां तो 115 हो गई, तो कुल संख्या का आधे से एक अधिक तो हो गया। लेकिन उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का भी कैसा होना चाहिए? 2/3 होना चाहिए। तो उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले कितने?
180, 180 का 2/3 कितना होता है? 180 में 2/3 का गुणा कर दो, कितने हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो 120 से कम रह गया कि नहीं रह गया मामला? तो उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 नहीं हो पाया, तो यह प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित नहीं है। लेकिन मान लो 125 लोग अगर पक्ष में डाल देते वोट, 125 अगर पक्ष में डाल देते तो कुल संख्या का आधे से एक अधिक भी हो गया और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का भी 2/3 हो गया, तो यह प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा। तो साधारण बहुमत से पारित किसको कहते हैं, विशेष बहुमत से पारित किसको कहते हैं, वो दोनों बातें भी आ गई। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं संविधान संशोधन विधेयक, और उन विधेयकों में 3 प्रकार से संविधान संशोधन होता है भारत की संसद के द्वारा। एक तो केंद्रीय संसद के साधारण बहुमत से, दूसरा संसद के विशेष बहुमत से, और तीसरे प्रकार के संशोधन वो होते हैं जो केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले होते हैं। ये सुन लो खास, या तो केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाला हो, और केंद्र राज्य संबंधों का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? या 7वीं अनुसूची से प्रभावित हो। ऐसा अगर कोई संविधान संशोधन है तो वह केंद्र या संसद के विशेष बहुमत के साथ, संसद के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल, यहां गौर करना, आधे राज्यों के विधानमंडल के साधारण बहुमत से भी पारित होना चाहिए। ये गौर करो कि तीसरे प्रकार के संविधान संशोधन वो होते हैं जो केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले होते हैं। वो संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ, संसद का विशेष बहुमत, केंद्र का विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं के साधारण बहुमत से भी पारित होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई नहीं आई? आधे राज्य, समझ गए? 3 प्रकार से भारत के संविधान में संशोधन होते हैं। लेकिन यहां से आगे की बात यह है कि अगर एग्जामिनर पूछे कि अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से। नहीं जी, दोबारा गौर कर लो। भारत के संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से, ये तीनों प्रकार। लेकिन अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से। ये नीचे वाले दोनों, दूसरा और तीसरा। अनुच्छेद 368 में जो संशोधन की प्रणाली है भारत के संविधान में, उस प्रणाली में संविधान में संशोधन 2 प्रकार से हो रहे हैं। ये नीचे वाले जो 2 प्रकार है, समझ गए? अब एग्जामिनर सरल भाषा में आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछेगा कि भारत के संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार, ये तीनों। अगर उसने ये पूछा कि अनुच्छेद 368 में वर्णित संविधान संशोधन प्रणाली के अनुसार भारत के संविधान में कितने प्रकार से संविधान संशोधन होते हैं, तो उत्तर क्या आएगा? 2 प्रकार से। ये बात समझ में आ गई? तो संविधान संशोधन विधेयक ही एकमात्र वो विधेयक है जिनके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के ठीक बराबर शक्ति प्राप्त है। तो ये विधेयकों के संबंध में दोनों की स्थिति पढ़ ली। तो अभी तक तो आपने पढ़ी कि भाई साहब कुछ बिंदुओं पे तो दोनों समान है, फिर आपने पढ़ा बाद में कि कुछ बिंदुओं पे लोकसभा प्रभावी है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयकों में मामला क्या आ जाता है? बराबरी का आ जाता है। अब कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनमें राज्यसभा लोकसभा की तुलना में अधिक प्रभावी है। वो बिंदु कौन से हैं? राज्यसभा अधिक प्रभावी किसकी तुलना में? लोकसभा की तुलना में। उन पर गौर करो। हाँ भाई, पहला पॉइंट, स्थायी सदन है। लोकसभा कैसा है? अस्थायी। इसका कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष का है। और उसका कितना है? तुमसे कहेगा भाई साहब 1 का ही सांसद बनना है, बताओ किसका बनोगे? 6 वर्ष के लिए जाओगे, 5 वर्ष के लिए जाओगे? 6। और 5 वर्ष की भी गारंटी ना है, अस्थायी सदन है। यहाँ गारंटी है कि एक बार गए 6 साल तो रहोगे। ठीक है। इसके अलावा 2 चीजें हो रहे हैं, अनुच्छेद 249 और एक है अनुच्छेद 312। ये 2 अनुच्छेदों में राज्यसभा को विशेष शक्ति दी गई है जो लोकसभा के पास नहीं है। तो 249 में क्या है वो देखो सुनिए। 249 में क्या है?
आपको पता है कि भारत में विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है, केंद्र सूची या संघ सूची। इस पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास, केंद्र सरकार के पास, संसद के पास। राज्य सूची या प्रांतीय सूची, इसमें जो विषय हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार, राज्यों के विधानमंडल के पास। ठीक है। एक है तीसरी समवर्ती सूची, इस पर कानून बनाने की शक्ति दोनों को है, लेकिन अगर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बना दिया तो केंद्र का माना जाएगा, केंद्र का प्रभावी रहेगा। ये क्लियर? ठीक है। मान लो सामान्य समय चल रहा है, आपातकाल नहीं है, सामान्य समय है। अगर केंद्र सूची के विषय पर राज्य कानून बना दे और राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना दे तो क्या होगा? न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया के द्वारा ऐसे कानून को रद्द कर देगी, क्योंकि संविधान का सर्वोत्तम संरक्षक सुप्रीम कोर्ट, संविधान का सर्वोत्तम व्याख्याकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। भले ही केंद्र सरकार के कानून हो, भले ही राज्य सरकार के कानून हो, वो ऐसे कानूनों को रद्द कर देंगे जो संविधान का अतिक्रमण करते हुए बनाए जाते हैं। सामान्य परिस्थितियों में तो केंद्र सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य के विषय पर राज्य बनाएगा। अगर राज्य के पे केंद्र ने बना दिया या केंद्र के पे राज्य ने बना दिया तो संविधान का उल्लंघन हो गया कि नहीं हो गया? तो न्यायालय ऐसे कानून को न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा क्या कर देगा? रद्द कर देगा। ठीक है। लेकिन राज्यसभा के पास यह विशेष शक्ति है अनुच्छेद 249 के तहत कि अगर वे किसी राज्य सूची के विषय को अपने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, कैसे बहुमत से? विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्यसभा अनुच्छेद 249 के अनुसार अपने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी विषय को अगर केंद्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर कानून बनाने की शक्ति 1 वर्ष के लिए संसद को हो जाएगी। किस पर? राज्य सूची के विषय पर। जबकि अगर राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत विशेष बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं करे और फिर संसद अगर उस राज्य सूची के विषय पर कानून बना दे तो फिर न्यायालय उस कानून को रद्द कर देगा। लेकिन राज्यसभा को यह विशेष शक्ति है कि अनुच्छेद 249 का प्रयोग करके अपने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके किसी राज्य सूची के विषय को केंद्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर कानून बनाने की शक्ति संसद को हो जाती है। कितने वर्ष के लिए? और हर बार 1-1 वर्ष के बाद अगर राज्यसभा इस प्रस्ताव को पारित करती रहे तो यह शक्ति आगे के सालों में बढ़ती रहती है संसद की। बात समझ में आ गई? यह शक्ति राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं है। ऐसे ही अनुच्छेद 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं 3 है भाई, IAS, IPS और IFS। IPS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसको आप कलेक्टर बोलते हो। IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज, SP। और IFS का मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, भारतीय वन सेवा। हालांकि IFS से इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी बनती है, भारतीय विदेश सेवा। वो भी IAS से सेलेक्ट होता है। IFS जो भारतीय विदेश सेवा है वो IAS से सेलेक्ट होता है, लेकिन वो अखिल भारतीय सेवाओं में नहीं है। अखिल भारतीय सेवाओं में ये जो IFS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज या भारतीय वन सेवा, ये IAS के एग्जाम से नहीं बनता है, लेकिन ये अखिल भारतीय सेवा है। तो जब जब भी एग्जामिनर सवाल पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो वो IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज या भारतीय विदेश सेवा को देता है। स्टूडेंट समझ बैठता है कि भारतीय वन सेवा नहीं होगी, बाकी तीनों तो IAS से आ रही हैं तो ये तो होंगी, वहीं गलती हो जाती है। ये समझ गए, 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। राज्यसभा अपने अनुच्छेद 312 के तहत अगर अपने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके कोई नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना चाहे तो उसका सृजन करने की शक्ति कानून बनाकर संसद को दे देती है। तो नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन करने की शक्ति राज्यसभा के पास है अपने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके। अगर ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे तो नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने, कानून बनाकर सृजन करने की शक्ति किसको मिल जाती है? संसद को मिल जाती है। तो ये शक्ति भी किसके पास है? राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास है। तो ये लोकसभा राज्यसभा के बारे में एक हल्की सी इन्फॉर्मेशन थी। कितने विधेयक, कितना कहाँ से कैसे क्या जाएगा, किस तरीके से, जो भी आज की क्लास है, थोड़ी क्लास लंबी हो गई है मुझे लगता है, भारी नहीं होगी, लंबी क्लास हो गई होगी, लेकिन दिमाग पे वजन तो नहीं पड़ा होगा। नहीं, हाँ ऐसे कुछ भी, हाँ बंद कर दो।
ठीक है भाई, 1 मिनट बोल लेने दो यार, कुछ प्रचार विचार कर लेने दो हमारा। हाँ भाई, अगर संविधान की हमारी क्लासें बच्चों ऑनलाइन में जो भी देख रहा है वीडियो, अगर उसको पसंद आ रही हो, तुम्हें आ रही है कि नहीं आ रही? तुम्हें आ गई तो ये समझो दुनिया को आ गई। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दुनिया से हल्के हो। इसका मतलब ये है कि ये क्लास अगर आपको समझ में आ रही हो तो आप हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद डी पारा सर को भाई क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं सरल भाषा में संविधान पढ़ने के लिए। ओके, थैंक यू।